right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में फिर से मैं लेके आया हूँ यहाँ पर हिस्ट्री का जो ये एक वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हम बात करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने पुराने पेपरों से लिए हैं। ठीक है, यानी कि जो पेपरों में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कटिंग आपको दिख रही है इस प्रकार की। ये कटिंग का मतलब यह है कि ये जो फ़ोटो मैंने ली है ये पुराने पेपरों से, सारे क्वेश्चन पुराने पेपरों से लिए गए हैं और इनका आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसका कराया जाएगा और इससे हमको क्या मिलेगा, और भी ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। यानी कि ये होंगे आपके 20+ क्वेश्चन, लेकिन आपकी नॉलेज जो बनेगी यहाँ पर 50 क्वेश्चन की नॉलेज बढ़ने वाली है। तो उसको पूरा देखिएगा और अपना उत्तर गैस करिए और उसके बाद जो आपका जो क्या कहते हैं उत्तर गैस कीजिए और देखिए कि आपने कितना अच्छा यहाँ पर स्कोर किया। हम लोग क्या करते हैं, यूके के पीछे लगे रहते हैं। हमारी जीएस जो होती है बहुत ज़्यादा कई बार कमज़ोर हो जाती है यूके की वजह से, तो इसलिए ऐसा ना हो, तो इसलिए आपके लिए यूके के सीरीज़ तो मैं ला ही रहा हूँ। यूके की वीडियो तो चली रही है हमारी, इसके अलावा हमारी जो सीरीज़ चल रही है जीएस की भी यहाँ पर साथ में चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न इस प्रकार से है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो लिखा है कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ठीक है, तो विवरण हमें ज्ञात होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ठीक, इसका उत्तर होगा ए इसका सही होता है 13वां शिलालेख। ठीक है, अशोक के 13वां शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। तो आप जानते हो इस शिलालेख के अनुसार अशोक ने राज्य अभिषेक कितने वर्ष में किया था? 8वें वर्ष। ठीक है, 8वें वर्ष में, तो राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में उसने क्या किया था? कलिंग पर युद्ध किया था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ और अशोक ने उसके बाद क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाया अशोक ने? उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध करना छोड़ दिया था। और अगर हम बात करें गढ़वाल का अशोक किसे कहते हैं, तो कहते हैं अजय पाल को। अशोक का उसके साथ क्या किया था? कंपेयर किया था। ठीक है, समझ में आया? तो 13वां शिलालेख हमें क्या याद दिलाता है? कलिंग युद्ध का विवरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगले प्रश्न है। ठीक है, तो अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से निकले हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दमदमा से। ठीक है, दमदमा से निकले हैं। उत्तर प्रदेश का जो है यह प्रतापगढ़, कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में जो है, और प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, मध्य पाषाण पुरास्थल है दमदमा। ठीक है, क्या है ये? मध्य पुरापाषाण के है। तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था लगभग 1982 के आसपास, यहाँ पर समाधान प्राप्त हुए थे, जिसमें हमको 35 कब्र मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 35 कब्र हमको मिली। इन कब्रों में एकल समाधान तथा 5 कब्रों में 2-2 व्यक्तियों के अस्तित्व में, जबकि एक कब्र ऐसा मिला जिसमें 3 हमको कंकाल एक साथ दफनाए गए मिलते हैं। ठीक है, युगल समाधि है उसको, तो 3 कंकाल हमको प्राप्त हुए थे। तो कौन सा? दमदमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। एक्चुअल में तेजराम शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी थी, उसमें कहा गया था कि उन्होंने कहा है कि समुद्रगुप्त जो हैं उन्होंने क्या किया था कि अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ उन्होंने किया। अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद उन्होंने एक नई उपाधि धारण की थी, ये थी पृथ्वी प्रथम वीर। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, हालांकि आयोग ने गौतमीपुत्र सतकर्णी दिया था, लेकिन इसको बाद में डिलीट कर दिया, क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया। ठीक है, बट इसका आंसर जो है वो अगर कभी आएगा तो आप इसको समुद्रगुप्त ही करोगे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने ही पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विक्रम विहार का संस्थापक कौन? विक्रमशिला जो विहार है, ठीक है, विक्रमशिला विहार है, इसका संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था ये देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखने के लिए सही हो रहेगा। तो यहाँ पर संस्थापक कौन था? ठीक, तो इसका आंसर कौन है? तो इसका आंसर है आपका धर्मपाल, सी। बिहार के भागलपुर ज़िले में, कहाँ है ये? भागलपुर, जहाँ कहाँ है? भागलपुर ज़िले में है। और भागलपुर ज़िले में जो पत्थरघाट पहाड़ नामक पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है विक्रमशिला। ठीक है, इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। और ये लगभग धर्मपाल का टाइम पीरियड यहाँ पर है, ये 775 से लेके 800 ईस्वी के आसपास
ये कराई गई थी इसकी स्थापना। यह महाविहार 4 शताब्दियों से अधिक समय तक ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र रहा, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। जो हमारा सबसे फेमस है नालंदा, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, तो नालंदा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुमार गुप्त ने। ठीक है, तो कुमार गुप्त ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागलपुर। नागलपुर की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक जो थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत फेमस इनका नाम है और इन्होंने काफ़ी मंदिर बनाए थे। इसी में से एक नगर बनाया नागलपुर। ठीक है, उसे 1000 तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करने के लिए भी जाना जाता है कृष्णदेव राय को। और उन्होंने क्या किया था, उसी में ही 1000 जो मंदिर हम देखते हैं, 1000 का मंदिर, और एक आता है विट्ठल स्वामी मंदिर, उसका निर्माण भी यहाँ पर कराया गया था। ठीक है, अगला है अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला को संरक्षण दिया था? मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? ठीक है, तो किस कला को संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर है चित्रकला। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके? जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल को क्या कहता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, तो जहांगीर खान ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया और उसके समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, ये भी हम जानते हैं। जहांगीर ने हेरात के अकारिजा, ठीक है, क्या नाम था उसका? अकारिजा। ठीक है, अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। ठीक है, अकारिजा के नेतृत्व में क्या की थी? आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, और इसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? एक तो हो गया आपका मंसूर था, ये पूछा आता है कई बार। ठीक है, मंसूर इसके समय का इंपॉर्टेंट था। अबुल हसन था, फारूक बेग था, दौलत मनोहर, बिशनदास, और बिशनदास भी कई बार पूछा गया है। बिशनदास, तो बिशनदास भी जो था वो इसी के समय का था। ठीक है, बिशनदास भी शामिल था। ठीक है, और इसीलिए आपका चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है इस समय। और जो शाहजहाँ है, ठीक है, शाहजहाँ के समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ठीक है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? इल्तुतमिश को, याद रखना। ठीक है, कभी भी एबक मत कर देना, इसको गलती से भी एबक मत कर देना। आसुसी मोहम्मद गौरी गुलाम का गुलाम है। ठीक है, तो गुलाम का गुलाम की संज्ञा इल्तुतमिश को प्रदान की गई थी क्योंकि वह स्वयं जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया दास था। ठीक है, एक तो ऐबक गौरी का गुलाम ये और इसका गुलाम ये, तो इसलिए गुलाम का भी गुलाम हो गया। ठीक है, बलबन को मत कर देना, कहते इल्तुतमिश के ही हैं। ठीक है, हालांकि बलबन भी इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका आंसर बलबन। गुलाम का गुलाम आएगा तो इल्तुतमिश ही आप करोगे। तो ये संज्ञा जो दी गई है एक्चुअल में इतिहासकारों द्वारा इल्तुतमिश को ही दी गई है। ठीक है, तो इल्तुतमिश को ही गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, तो ठीक है, जो 1236 में गद्दी पर बैठी, 40 में उसकी हत्या कर दी गई थी। ये पूछा गया था कब गद्दी पर बैठी थी वो। ठीक है, तो इल्तुतमिश का ठीक है, अच्छा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, याद रखना। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। किस गुलाम वंश के शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो उसका आंसर भी इल्तुतमिश ही है। ठीक है, क्योंकि ऐबक के समय दिल्ली राजधानी नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो इतने फैक्ट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? ठीक है, तो लाला कलावंत से ठीक है, तो किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो कौन था? ठीक है, तो एक्चुअल में वो था आपका मुगल सम्राट अकबर। ठीक है, अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, अगला है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था? ठीक है, मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर है लखनऊ। ठीक है, इसका सही आंसर कहाँ है? लखनऊ है। तो ये स्थित था कारंगी महल मदरसे ने। तो मुस्लिम न्याय शास्त्र के अध्ययन के लिए विशिष्टता हासिल की थी, ये आपका जो था लखनऊ में था। इसको कहते हैं हम कारंगी महल मदरसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? ठीक है, देखो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इसी के कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं उठाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूँ उसमें से भी आपको प्रश्न कई बार देखने को मिलेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सिंपल सी बात है, 1526 में। ठीक है, बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल को, कब? 21 अप्रैल
21 अप्रैल सन 1526 को लड़ी थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी से लड़ी और इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक है, ठीक है, जो ऐसा शासक है इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी ऐसा शासक है जो क्या हुआ था, युद्ध करते करते मारा गया था। एकमात्र ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का उस समय का, ठीक है, जो मारा गया था। तो 1526 का है, तो कब बताया था मैंने, 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल सन 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को हरा के पराजित कर दिया था। इस युद्ध में बाबर ने सबसे इंपॉर्टेंट है तुलगमा नीति अपनाई। तुलगमा बहुत इंपॉर्टेंट, तुलगमा नीति अपनाई, एक इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बाबर ने कौन सी अपनाई थी इसमें, तुलगमा नीति अपनाई थी, ठीक है। देखो इसमें एक ये आता है तो तुलगमा नीति अपनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसने, ठीक है। ये तोप खाने का सफल प्रयोग किया था सबसे पहले, इसने तोप खाना यही लाया था, ठीक है। उत्तर भारत ने तोप खाने का सफल परीक्षण किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 में और 56 में, ये हुआ था आपका मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। 56 में हुआ था द्वितीय हुआ था 56 में, और इसमें हेमू को हराया था, ठीक है। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था, 1761 में, जिसमें मराठाओं को किसने हराया था, अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, द्वितीय हुआ था 1556 में और प्रथम हुआ था आपका 1526 में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाबर ने जब हराया था किसको, इब्राहिम लोदी को, कौन से युद्ध में हराया था, 1526 के पानीपत के युद्ध में हराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहा, ठीक है। थॉमस मुनरो, ठीक है, इसका सही आंसर है ए। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉमस मुनरो के बारे में। टॉमस मुनरो 1820 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कब, 1820 में, और वह 1827 तक रहा, ठीक है। कालरा जो 1827 में कालरा के कारण, जो कालरा एक बीमारी होती है, कालरा के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 27 में इसकी मृत्यु हो गई। उसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, उसने सबसे पहले किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, बहुत ही टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था उसने चलाई थी मद्रास में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस से निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। तो विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक शिलाश्रय, ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मानव कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं वो कौन सा है, कौन सा होगा, लेखरिया, ठीक है। कौन सा है वो, लेखरिया। तो लेखरिया जो है विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाणकालीन पुरास्तरों में से एक लेखरिया में सर्वाधिक 17 हमको क्या मिले हैं, मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो उनके जो सिर दफनाए गए थे वो कहाँ दफनाए गए थे, पश्चिम दिशा को दफनाए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ठीक है, तो अब आते हैं अगला वाला प्रश्न, इसी में ही है। अगला प्रश्न आता है कि पश्चिम भारत के डीके कर्वे का नाम, तो पश्चिमी भारत के डीके कर्वे थे, उनका नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, ठीक है। तो इसका जो है, पहली बात तो यह है कि इसमें जो होगा, पहली जो माना जाता है इनका स्त्री शिक्षा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जो नाम आता है महिलाओं के कल्याण की स्थिति और सुधार के लिए, तो आता ही है सी, ठीक है। इसके अलावा इनका एक नाम आता है विधवा पुनर्वास। तो इसमें जो आंसर इन्होंने दिए थे उस समय, तो ये क्वेश्चन में बाद में चेंजेस हुए थे, तो सी और डी दोनों इसके आंसर होने चाहिए वैसे, ठीक है। तो डीके कर्वे, जिनका नाम से धोंदो केशव दास कर्वे, ठीक है। तो ये सन 1858 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार के हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1896, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेट में बता रहा हूँ आपको, उन्होंने क्या किया था 1896 में विधवाओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल और विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। तो विधवा स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी। उन्होंने 1907 में, ठीक है, 1907 में इन्होंने क्या किया था, महिला विद्यालय खोला, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पूना में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में पूना में की थी, ठीक है। तो 1916 में उन्होंने पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के इनका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर ए, डी और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऐसा कौन सा वो राजा है जिसके लिए यूज किया है भारत गौरव का यश और अंतिम सूर्य? ठीक है, इसका आंसर जो है वो है शिवाजी। ठीक है, एक्चुअल में एक जदुनाथ सरकार है, उनकी किताब है, उन्होंने इसको भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य कहा है और इसलिए इसका आंसर उसने आयोग ने दिया था शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी इसका सही आंसर दिया था। अगला, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन, तो देवबंद आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो देवबंद आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था आपका 1866 में। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 1866 में प्रारंभ हुआ था। इसको करता मोहम्मद ननौती। ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौती इनका नाम था, मोहम्मद कासिम। ठीक है, कासिम ननौती इनका नाम था, ननौती। ठीक है, तो ननौती इनका नाम था और ये जो थे मोहम्मद कासिम ननौती, ये इनके साथ एक थे रशीद अहमद गंगोही। इनके द्वारा 18 कब चलाया गया था? 1866 में। ठीक है, 1866 के आसपास से चलाया गया था, 1866 के आसपास चलाया गया था। और तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर स्थित देवबंद जगह है सहारनपुर में। ठीक है, संयुक्त यूपी प्रांत का देवबंद नामक स्थान पर इसको चलाया गया था। ठीक है, तो इनका काम जो था देवबंद का, इनका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय और नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार करना, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको शुद्धिकरण उसका करना। ठीक है, ये इस्लामिक शिक्षा के हिमायती थे तथा अंग्रेजी और शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे। ठीक है, यानी कि ये कहते थे कि हम अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे, लेकिन ये इस्लामी शिक्षा के हिमायती थे, यानी कि ये चाहते थे कि दोबारा से जो हो हमारी जो पढ़ाई या हमारे जो संस्कार चलें वो किससे चलें? इस्लामी शिक्षा से चलें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए तो इस वाले प्रश्न को देखते हैं। इस वाले प्रश्न में क्या करना है आपको? सूची 1 दे रखी है और सूची बी दे रखी है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 दे रखी है और सूची 1 सूची 2 में करा क्या है इन्होंने कि सूची 1 सूची 2 में इन्होंने यहाँ पर क्या करा है कि आपको एक तो युद्ध दे रखे हैं, कर्नाटक युद्ध वगैरह, और उन युद्धों को आपको क्या करना है, उन युद्धों को आपको बताना है कि वो किस जो संधि हुई थी इससे इनका अंत हुआ था। ठीक है, चलिए तो सिंपल सा हम सीधे देखते हैं यहाँ पर। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1746 और इस 1746 में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था एक्सला चापेल की संधि से हुआ था। ठीक है, तो एक्सला चापेल प्रथम का फोर्थ हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 में और 1758 में ये इसकी जो पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। ठीक है, तीसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये 1749 से लेके शुरू हुआ और 1749 से चला ये 54 तक चला और अनिर्णायक रहा, इसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया। ठीक है, इसके बाद अंतिम आता है प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1767 से शुरू हुआ था 69 तक, और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश की हार इसमें हो गई थी। एकमात्र ऐसा जो युद्ध है जिसमें ब्रिटिश हार गए थे हैदर अली से। ठीक है, तो हैदर अली से हार गए थे ये लोग, तो ये उस समय के युद्ध है। ठीक है, तो उस समय यह युद्ध हुआ था, इसमें हार गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला आता है आपका खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रथम नेता थे वो कौन थे? तो ये था आपके, इसका आंसर ए है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली इसके प्रमुख नेता रहे। ठीक है, चलिए तो ये खिलाफत आंदोलन जो हुआ ये 1919 ठीक है से लेकर 22 तक चला है। ठीक है, कहाँ तक चला है? 22 तक चला है। इसके प्रमुख नेता मौलाना अब्दुल मोहम्मद अली, उनके भाई शौकत अली थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इनके नेताओं में से शामिल थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका निकाली थी अल हिलाल। बहुत पूछा जाता है अल हिलाल किसकी है? तो अल हिलाल किसकी है? अल हिलाल जो है यह है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी अल हिलाल, और एक लिखी थी उन्होंने कामरेड। इसके मध्य से उन्होंने आंदोलन का प्रचार किया था। ठीक है, कामरेड भी इन्हीं की है, ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार पूछा था है। तो इसके द्वारा उन्होंने इसका प्रचार किया। मोहम्मद अली जिन्ना और रफ़ी अहमद किदवई खिलाफत आंदोलन के पृथक रहे थे उस मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? ठीक है, तो इन्होंने पार्टी गठित की थी स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी इन्होंने ये गठित की थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा, ये 1923 में गठित की थी। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन हो गया, क्योंकि 1922 में चौरा चौरी घटना हुई, आपको पता है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है,
तो 1922 में जब भी हुआ तो उससे ये चिढ़ गए और इन्होंने अपना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बनाई, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, ये की थी आपकी इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। अब ये जो पार्टी यहाँ पर इलाहाबाद में स्थापित की गई थी, इन्होंने विधानमंडलों के चुनाव लड़े और लड़ने के साथ विधानमंडलों पहुँचकर सरकार की आलोचना की रणनीति अपनाई। इसमें आपको पता है कि स्वराज पार्टी से नैनीताल से गोविंद बल्लभ पंत, अल्मोड़े से हरगोविंद पंत और आपका जो क्या कहते हैं गढ़वाल थे, वहाँ से बैरिस्टर मुकुंदलाल जीते थे, ठीक है। तो 1922-23 में ये यहाँ पर चुनाव भी हुए थे, तो उसके बाद ये पार्टी गठित की गई थी। चुनाव में यहाँ से 3 लोग जीते भी थे, ठीक है। ये हम यहाँ पर उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा है, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो प्रथम शिकार हुआ था वो हुआ था सतारा, ठीक है। सतारा पहला शिकार हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत, इसको बोलते हैं हड़प नीति, इसने एक नीति अपनाई थी, इसको बोलते हैं हड़प नीति या इसको बोलते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत का सिद्धांत, ठीक है। हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो डलहौजी ने यह व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया था और 1839 में सतारा को सबसे पहले इसने हड़प लिया। 1839 में आए और सतारा को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसकी नीति के तहत 1890 यानी कि 1849 में इसने किसको हड़पा? 1849 में इसने जैतपुर और संबलपुर को हड़पा। 1850 में इसने बालाघाट का हस्तांतरण किया। 1853 में इसने झांसी को हड़प लिया, झांसी को इसने अपने राज्य में मिला लिया। 1856 में जाते जाते जब ये जा रहा था तो उस समय इसने अवध को हड़प लिया। सबसे अंत में अवध को कुशासन के आधार पर इसने हड़प लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर सतारा है। फर्स्ट सतारा था, अंतिम अवध था, ठीक है। तो इस प्रकार से हड़प नीति यानी कि इसको बोलते हैं हम डलहौजी की लैप्स नीति, ठीक है। तो डलहौजी ने वैसे डलहौजी का जो टाइम पीरियड रहा उसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। 1854 में आपका डाक अधिनियम आया, ठीक है। 1853 में डलहौजी के समय में ही क्या कहते हैं पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, ठीक है। PWD की स्थापना भी डलहौजी ने ही की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को डलहौजी ने ही बनाया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कार्य डलहौजी के समय में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम और ये जो सवाल है ये देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए, ठीक है, खान बहादुर गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाल कुर्ती, रेड शर्ट आंदोलन, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन इसको बुलाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान बहादुर गफ्फार खान, जिसको हम सीमांत गांधी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पहले तो यह है कि खान बहादुर गफ्फार खान को बुलाता है सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी इसको बुलाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का चलता है, लाल रेड शर्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने चलाया था और पश्चिमी सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। भारत का जो ये उत्तर पश्चिमी भाग है इस क्षेत्र में जहाँ पर आप पाकिस्तान पेशावर आ रहा है, तो उस क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पर अपना कार्य चलाया और इनको उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन कहा था, ठीक है। खुदाई खिदमतगार संगठन के तहत लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इस संगठन के स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। और ये जो संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार था, ठीक है। अच्छा, खान बहादुर खान जो था ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्या है इनके समय में 1930 ये हो रहा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय में। आपको पता है 23 अप्रैल 1930 को जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने जो इनके ऊपर मतलब जो पठानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाने का जो आदेश दिया था, वो इन्हीं के ही पठान थे, ठीक है। वो यही लोग थे उस समय, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में थे और उन्होंने यहाँ पर 1930 में एक रैली निकाली थी। इन्हीं के ऊपर गोली चलाने के उसमें मना किया था वीरचंद सिंह गढ़वाली ने, ठीक है। और इसी को हम पेशावर कांड कहते हैं। वो यही लाल कुर्ती रेड शर्ट के ही लोग थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? कौन सी उपाधि त्यागी इन्होंने? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्यागी थी, ये त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में इन्होंने, तो ये हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है। 1919 को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था। साथ ही शंकर नायर थे उस समय, एक और नाम आता है शंकर नायर। शंकर नायर ने उस समय एक चीज़ त्याग किया था और ये था कि उसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र। वो उस समय वायसराय जो होता था, वायसराय जो था उस वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य था वो कौन? शंकर नारायण। उन्होंने कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें आपको याद रखनी है। एक तो जलियांवाला बाग हत्या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी, तो हमको पता है। इसके अलावा शंकर नायर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसमें कमीशन बैठाया गया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कमीशन वगैरह बैठाए गए थे, तहकीकात कमेटी भी कांग्रेस द्वारा बैठाई गई थी। तो इसमें बहुत से कम लोगों को मारने के लिए दिखाया गया था, ठीक है। तो इसका जो नाम आता है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में, वो आपको पता है जनरल डायर, जो जनरल डायर का नाम आता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही प्रश्नों के लिए हम क्या कहते हैं, ऐसे ही प्रश्न आगे जो और भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनमें से छांट के आपके लिए लाए जाएंगे, और भी प्रश्नों में हम इनके बारे में और डिस्कस अधिक से अधिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न अगर आपको चाहिए और ऐसे ही प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो ये प्रश्न ऐसे ही आपको दिए जाएंगे। जीएस का जो मेरा है, इसमें हम जीएस में ही हम यहाँ पर अभी क्या कहते हैं ज्योग्राफी की लाई जाएगी, ऐसी सीरीज जो पुराने पेपरों से उठाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सीरीज के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब करना है, और वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।